हाय दोस्तों, सी टेट जुलाई 2024 के लिए एसएसटी क्लास की ये क्लास 2 है। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास जो है पहले ही कंप्लीट कर लिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आपको यही सब क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्स को देखने को मिलेगी। मैं प्रत्येक क्वेश्चन का विश्लेषण भी करता हूं, जिससे आपको एक क्वेश्चन से लगभग 4 क्वेश्चन और तैयार हो जाती है, जो आपको एग्जाम्स में जो है आपको कन्फ्यूजन कोई भी क्रिएट नहीं होगी। आप डायरेक्ट वहाँ पर आंसर को टिक करके आ पाइएगा। इसी तरह का क्वेश्चन के चलिए आगे बने रहते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना के बारे में थोड़ी अच्छी से डिटेल कर लेते हैं कि देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो है 1867 में हुआ था। सन 1867 में किसके द्वारा किया गया था? ये हुआ था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आत्माराम और पांडुरंग जो थे, और साथ ही इनके साथ थे एमजी रानाडे। आत्माराम पांडुरंग साथ ही साथ एमजी रानाडे जो थे, ये जो है प्रार्थना समाज की स्थापना यहाँ पर किए थे। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर कौन होगा? हमारा आंसर होगा 1867 में, 1867 में जो है वो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। किन्होंने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे ने। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है दोस्तों। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगी। आप हमेशा इसको प्रैक्टिस करते रहिए और साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे होंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। मौर्य साम्राज्य जो था, जैसे कि गुप्त साम्राज्य था, उसी तरह जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा और कब किया गया था। तो चलिए इसके डिटेल अच्छी से देख लेते हैं कि मौर्य समाज की स्थापना जो है वो किया गया था किसके द्वारा? वो किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और इसी को जो है क्या कहा जाता था? इसी को कहा जाता सेंड्रोकोटस भी कहते थे। क्या कहते थे? सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको यहाँ भी इनडायरेक्टली पूछा जाता है कि सेंड्रोकोटस किसको कहा जाता था। सेंड्रोकोटस जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा गया था। तो ये सेंड्रोकोटस जो है, नाम इनका जो है वो किसने पता लगाया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही सेंड्रोकोटस कहा जाता है? ये पता लगाया था विलियम जोन्स ने। किसने लगाया था? विलियम जोन्स ने ये पता लगाया था कि सेंड्रोकोटस जो है वो चंद्रगुप्त का ही नाम था। वो पता लगाया था विलियम जोन्स ने। ठीक है, चलिए इनसे रिगार्डिंग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में पूछा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर जो था, सेल्यूकस निकेटर वो किसके दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर जो है वो था सिकंदर का जो है वो सेनापति था। जब वो वहाँ से हार गया था, तब उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जब युद्ध किया तो वो हार गया। तो उसने क्या किया? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा। उस राजदूत का क्या नाम था? तो देखिए, सबसे पहली बात, सिकंदर जो था, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध में हार गया, तब उसके बाद उसने अपना, कौन? सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत भेजा। किसके पास भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मेगस्थनीज को। किसको भेजा था? मेगस्थनीज को भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगस्थनीज ही जो था वो इंडिका नाम का एक पुस्तक लिखा था। ठीक है, सबसे पहली बात, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी? मौर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था? सेंड्रोकोटस कहता था। सेंड्रोकोटस किसने कहा था? ये किसने पता लगाया था? जोन्स ने बताया था, विलियम जोन्स ने। ठीक है, फिर सेल्यूकस निकेटर जो था वो किसका सेनापति था? वो था सिकंदर का। सिकंदर जो था वो उसी का सेनापति था। सेल्यूकस था। ठीक है, सेल्यूकस जब हार गया तो उसने अपना एक राजदूत भेजा था मेगस्थनीज को दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और मेगस्थनीज ने ही वो इंडिका नाम का पुस्तक लिखा था। ये सारी जो मैंने अभी डिटेल बताई, वो 4 से 5 क्वेश्चन इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्टली घुमा करके ये सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा, तो आप हमेशा इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हैंसांग भारत कब आया था। हैंसांग जो है वो चीनी यात्री जो थे, जैसे हैंसांग, इत्सिंग, फाइयान, ये सभी क्या थे? ये चीन के रास्ते से जो था, चीन के रास्ते से कहाँ आते थे? भारत आते थे। यात्रा के मकसद से यहाँ के ज्ञान लेने जो है वो आते थे यात्रा के द्वारा। ठीक है, तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि हैंसांग भारत कब आया था। तो हैंसांग देखिए वो आया था 629, मतलब 629 ईस्वी में जो है वो भारत आया था। कब आया था? 629 में। ठीक है, अब इसी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैंसांग जो है वो किसके दरबार में आया था। ये जो 629 में आया था तो किसके दरबार में आया था? तो देखिए, हैंसांग जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन के समय जो है वो यहाँ पर भारत में आया था। ठीक, तो हैंसांग भारत कब आया था? 629 में। किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों पूछा जाता है कि किसके समय में आया था, तो हर्ष के समय में आया था। और कब आया था, तो 629 में आया था। किस लिए आया था, ये आया था बौद्ध ग्रंथ से जो भी मतलब उनके ज्ञान है उनके बारे में जानने के लिए, यहाँ पर उनके शिक्षा लेने के लिए यहाँ भारत आए थे। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी। नौजवान सभा नाम का एक संस्था थी, उसका स्थापना किसने किया था। तो देखिए ये क्वेश्चन इस बार भी आया था। ये इस साल का जो जनवरी का जो था, जनवरी का सीटेट जो था जनवरी 2024 में, ये क्वेश्चन आया था। इससे एक क्वेश्चन आया था। तो नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था। नौजवान सभा की स्थापना किया था भगत सिंह ने। किसने, भगत सिंह ने किया था। ठीक है, नौजवान की स्थापना भगत सिंह ने किया था। अब पूछता है इससे कि ये कब हुआ था, तो उन्होंने किया था 1926 में। कब किया था, 1926 में नौजवान सभा की स्थापना किया था भगत सिंह ने। अब इसी से एक और पूछा जाता है कि नौजवान सभा की स्थापना कब कहा गया था और कहाँ किया गया था, मतलब किस जगह पर किया गया था। तो ये जो है वो पंजाब में किया गया था। कहाँ किया गया था, पंजाब में। ठीक है, 3 क्वेश्चन इससे निकला। नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था, भगत सिंह ने। कब किया गया था, 1926 में। कहाँ किया गया था, पंजाब में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको जो है वो जरूर देखने को क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलेगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको इसमें देख को मिल जाएगी, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आधुनिक भारत के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार क्या था। तो देखिए मार्ले मिंटो सुधार के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। मार्ले मिंटो सुधार जो है वो 1909 में हुआ था। कब हुआ था, 1909 में। ये सांप्रदायिक का माहौल सबसे पहले यहीं पर बोया गया था मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा ही, कि फूट डालो और राज करो वाला जो नीति था यहीं से सांप्रदायिक के द्वारा शुरू हुआ था मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में यहाँ पर हुआ था। और किसने किया था, ये मिंटो और मार्लो नाम कर 2 व्यक्ति थे। मार्लो, ये 2 व्यक्ति थे, इन्होंने ही मार्ले मिंटो जो बिल है वो लाया था यहाँ पर। यहीं पर जो है 1909 में जो है क्या चालू हुआ था, प्रथम बार सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब कि जहाँ पर मुस्लिम संख्या है वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट रहेगा, और जहाँ पर हिंदू कैंडिडेट ज़्यादा वहाँ हिंदू कैंडिडेट। इससे क्या होगा, यहाँ पर जहाँ ज़्यादा मुस्लिम वहाँ मुस्लिम जीत जाएगा, जहाँ हिंदू है वहाँ। इससे क्या होगा, दोनों के बीच जो है असुरक्षा का माहौल यहाँ पर पैदा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुस्लिम के एरिया में जो हिंदू कम होंगे उनको असुरक्षा महसूस होगी, और हिंदू में जो कम है मुस्लिम वो वहाँ असुरक्षित महसूस करेंगे। इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इसी को बोला जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन, यहीं से शुरू हुआ था। और इसी में क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम का फूट यहीं से शुरू हुआ। इससे क्वेश्चन आता है कि हिंदू मुस्लिम का फूट पहली बार कब से शुरू हुआ था, तो मार्ले मिंटो का सुधार जो 1909 में हुआ था यहीं से शुरू हुआ था। प्रथम बार सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू से यहीं हिंदू और मुस्लिम में जो फूट है का कारण यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो कब हुआ था, 1909 में। ये प्रथम बार सांप्रदायिक निर्वाचन कब शुरू हुआ था, 1909 में। और हिंदू मुस्लिम में फूट कब से शुरू हुआ था, 1909 में, मार्ले मिंटो सुधार के समय ही। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो देखिए अर्थशास्त्र जो है ये बहुत ही फेमस बुक है जो लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, कौटिल्य, इनका ही दूसरा नाम था क्या, विष्णुगुप्त। क्या था, विष्णुगुप्त। और ये किनके दरबार में थे, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य समाज की स्थापना जिन्होंने किया था, मौर्य समाज उन्होंने ही चंद्रगुप्त ने किया था। तो इन्हीं के दरबार में थे, प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे, कौटिल्य। ठीक, तो इन्हीं के बारे में चलिए अच्छे से डिटेल देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किनको हराने के बाद अपने मौर्य समाज की स्थापना किया था, वो था घनानंद। घनानंद वंश जो का अंतिम था, वो घनानंद को मार करके ही यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके सहयोग से, कौटिल्य के सहयोग से। इनका दूसरा नाम क्या था, इनका दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किनको हराने के बाद बैठाया था मौर्य समाज की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक, और अर्थशास्त्र, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में किसका विवरण है, किस चीज़ का यहाँ पर विवरण है। ठीक, विवरण है। तो यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र में जो है वो मौर्य कालीन के समय है, क्योंकि उसमें मौर्य साम्राज्य चल रहा था। तो मौर्य कालीन के समय का
उसमें राजनीतिक जो हलचल हो रही थी, राजनीतिक और प्रशासनिक जो था उसी के बारे में वहाँ पर उसमें डिटेल दिया गया है कि राजा को कैसे राज्य करना चाहिए, प्रजा को कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए, सभी उसी में बताया गया है अच्छी तरह से, किसमें, अर्थशास्त्र में। ठीक, तो मौर्यकालीन के समय के राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है किनके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको बन गया। एक क्वेश्चन से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको मैं बना करके दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगली देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किया था। देखिए एग्जाम्स में इससे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, सबसे ज़्यादा किसने, मतलब काउंटिंग में सबसे ज़्यादा कौन सिक्का सोना जारी किया, और तीसरा जो है सबसे शुद्ध सोना किसने जारी किया। ये 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो चलिए मैं तीनों के बारे में बता देता हूँ। हमसे पूछ रहा है कि पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किया, सबसे पहली बार। तो सबसे पहली बार किया था हिंद यूनानी ने। किसने किया था, हिंद यूनानी ने जो है सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का किसने जारी किया था। तो सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का जो है वो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा जो है वो जारी किया गया था सोना का सिक्का। और तीसरा क्वेश्चन अब यहाँ पर आता है कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था, वो किया था कुषाण ने। किसने किया था, कुषाणों ने जो है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पर हमारे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहली बार, सबसे ज़्यादा और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के। ठीक है, तीनों को मैंने बता दिया, हिंद यूनानी, गुप्ता और कुषाण के समय में हुआ था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोलमेज सम्मेलन पहली बार कब हुआ था। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन जो है वो 3 बार हुआ था, 1930 से लेकर के 1932 तक। ठीक है, 1930 से लेकर के 1932 तक जो है वो यहाँ पर 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और इससे रिगार्डिंग कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं वो सभी का अच्छी तरह से डिटेल कर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यह समय है उस समय का। देखिए सबसे पहली जो है यहाँ पूछा है, सबसे पहली बार गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, वो हुआ था 1930 में। ठीक है, सबसे पहली बार कब हुआ था, 1930 में हुआ था। ठीक, इसके बाद 31 में, इसके बाद 32 में। ठीक, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हो गया। ठीक, अब इसी के समय जो है ये 31 में क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, वो है गांधी इरविन समझौता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो ये गांधी इरविन समझौता जो है वो इसी समय हुआ था, 1931 में। क्यों हुआ था, क्योंकि इसी समय जो है कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो कांग्रेस जो है वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। इससे पहले कांग्रेस नहीं गया था, इसके बाद भी कांग्रेस नहीं गया था। सिर्फ कब गया था, 1931 में, वो भी गांधी जी गए थे। तो कांग्रेस का कब भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में, 1931 में। इसी समय जो है वो क्या होता है, इसमें गांधी इरविन समझौता भी 1931 में ही होता है। ठीक, एक इवेंट हो गया। अब दूसरा इवेंट देखिए क्या होता है, अब होता है 1932, यह आखिरी जो गोलमेज सम्मेलन था। इसी समय क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। क्या होता है, पूना पैक्ट जो है वो किसके बीच होता है, वो होता है भीमराव BR अम्बेडकर और गांधी के बीच में जो है ये 2 यहाँ पर समझौता होता है। क्योंकि यहाँ पर BR अम्बेडकर जी जो है वो अड़ जाते हैं कि मुझे जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके लिए अलग निर्वाचित कराना है, इस बात से अड़ जाते हैं। और गांधी जी बोलते हैं नहीं, इस तरह क्या होगा, भारत टूट जाएगा। इसीलिए वो क्या हुआ, नहीं मान रहे थे। तो इसीलिए 1932 में क्या होता है, पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पूना पैक्ट कितनी बातों पर हुआ था, इरविन समझौता कितनी बातों पर हुआ था यहाँ पर देखिए। तो इरविन समझौता जो है यहाँ पर हुआ था, वो हुआ था 11 मांगों पर वहाँ पर समझौता हुआ था। ये पूछता है क्वेश्चन कि कितनी मांगों पर हुआ था, तो 11 मांगों पर हुआ था। ठीक, यहाँ से देखिए 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ गया। गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 था, 30, 31, 32। इरविन समझौता 31 में, पूना पैक्ट 32 में। ठीक, कितने बार हुआ था, 11 मांगों पर हुआ था। यहाँ पर किनके बीच हुआ था, गांधी और इरविन के बीच। और पूना पैक्ट हुआ था BR अम्बेडकर और गांधी के बीच में। ठीक है, पहली बार कांग्रेस कब इसमें शामिल हुआ था वो भी मैंने बता दिया यहाँ पर। इसके बाद देखिए सेकेंड में हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। ये 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें तीनों में कौन भाग लिया था। तो देखिए BR अम्बेडकर जो है वह तीनों में भाग लिए थे। और ये जो थे क्या नाम है, जिन्ना जो थे, जिन्ना ने भी जो है वो तीनों में भाग लिया था। क्यों, ये मुस्लिम पक्ष के लिए जा रहे थे और ये अपना दलित वर्ग के लिए बार बार जा रहे थे। ठीक है, चलिए यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन बन गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था सभी क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है
कि 1857 के विद्रोह के समय जनरल कौन था। मतलब जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस समय पूछ रहा है कि उस समय यहाँ पर कौन था, जनरल कौन था यहाँ पर भारत में। तो उस समय जो था वो था यहाँ पर कैनिंग। कौन था? कैनिंग। 1857 का रिवोल्ट जब हुआ था उस समय यहाँ पर वायसराय कौन था? कैनिंग था। ठीक है, जनरल कौन था? कैनिंग था। और पहला विद्रोह किसने शुरू किया था, तो ये भी क्वेश्चन आता है, वो थे मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने शुरुआत की थी अपना क्या बोलते हैं। और यहाँ पर किस लिए ये शुरुआत हुआ था, मंगल पांडे ने क्यों विद्रोह किया था, तो वो किया गया था कि वहाँ पर जो बंदूक चलाया जा रहा था, बंदूक जो लाया गया था, कौन सा बंदूक लाया गया था ये भी पूछा जाता है। तो वो बंदूक था इनफील्ड नाम का, इनफील्ड नाम का राइफल था, वो लाया गया था। उसमें क्या था, वो जो कारतूस था मुंह से छीलना पड़ता था, उनके जो पोलिता थी वो मुंह से छीलना पड़ता था। तो क्या तो अफवाह फैला गया था या जो भी था सच था, वो बोला गया था कि इसके जो कारतूस का जो पोलिता है उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिला हुआ है, सूअर की चर्बी मिक्स है, इसीलिए हम इसको नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको चलाने के लिए मुंह से छीलना पड़ता था। तो मुंह से छीलेंगे तो वो क्या थे, मंगल पांडे थे और हिंदू थे, और सूअर जो था वो मुस्लिम वर्ग के लिए था। इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और यहाँ पर मंगल पांडे ने बहुत सारे अंग्रेजों को गोली समझ दी, इसीलिए वहाँ से क्या हुआ, विद्रोह चालू हो गया था। मंगल पांडे कहाँ के थे? ये थे यूपी से। ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चन डिटेल करा दिया। और इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है कि जब रिवोल्ट चालू हुआ तो कौन कहाँ से हिस्सा लिया, या उसी समय 1857 के समय में जब रिवोल्ट हुआ था तो उसमें मुगल साम्राज्य कौन था, ये पूछता है क्वेश्चन। तो उसमें मुगल साम्राज्य कौन था, वो था बहादुर शाह जाफर द्वितीय था। ठीक है, दिल्ली से थे, ये दिल्ली से अपना 1857 का विद्रोह ये लड़ रहे थे। ठीक, इसी तरह और सब पूछता है कि कहाँ कहाँ से थे, वो अगली कभी डिस्कशन कर लिया जाएगा। यहाँ पर इतना ही देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 1857, इसलिए मैंने इतना डिस्कस कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं यहाँ पर कि पहिया का आविष्कार कब हुआ था। ये जो चक्का है पहिया, किस काल में जो है इसका आविष्कार हुआ था, पूरा पाषाण, पाषाण, मध्य पाषाण या नवपाषाण। तो जब पहिया है वो पहिया का आविष्कार हुआ था किसमें, नवपाषाण में। नवपाषाण में जो है इसका आविष्कार हुआ था। पहिया का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण में। अब इससे क्वेश्चन आता है कि नवपाषाण काल में कौन कौन से जगह, नवपाषाण काल के रिलेटेड कौन कौन जगह है। तो देखिए मेहरगढ़, चिरांद कहाँ है, पटना में। ये चिरांद, मेहरगढ़, ये सब किसके समय के हैं, ये है नवपाषाण काल के समय का। ठीक है, और कृषि जो था, कृषि का जो शुरुआत हुई थी, कृषि करना जो है वो भी कब शुरुआत हुआ, वो भी हुआ है नवपाषाण में। नवपाषाण में जो है कृषि का भी, पहिया का भी आविष्कार कब हुआ था, नवपाषाण में। कृषि का भी कब हुआ था, नवपाषाण में। और उस समय का मेन कौन जगह थे, मेहरगढ़ और कौन, चिरांद, ये दो जगह जो है वो नवपाषाण काल के रिलेटेड है। ठीक, अब पूछेगा कि नवपाषाण काल जो है वो कब से कब तक था। तो नवपाषाण काल का समय काल है वो 4000 से लेकर के 1800 ईसा पूर्व जो है, 1800 ईसा पूर्व, ये जो था वो था नवपाषाण काल के समय काल था। ठीक है, पहिया का आविष्कार कब हुआ था, नवपाषाण में। कृषि का आविष्कार कृषि कब से शुरू हुआ, नवपाषाण में ही। नवपाषाण का कब से काल है, 4000 से लेकर 1800 ईस्वी ईसा पूर्व तक जो है उसका काल चला था। नवपाषाण काल के मेन जगह कौन कौन थे, मेहरगढ़ और चिरांद। ठीक है, देखिए इतने सारे मैंने क्वेश्चन करा दिया। तो यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ तो 10 क्वेश्चन है, लेकिन जो मैंने विश्लेषण किया प्रत्येक क्वेश्चन का, तो एक क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन था। तो टोटल यहाँ पर कितने होंगे, 40 क्वेश्चन जो हो जा रहे हैं एवरेज में। मैक्सिमम जो है 50 क्वेश्चन मैं एक वीडियो में करा दे रहा हूँ, जो बहुत ही एफिशिएंट है। आप सभी क्वेश्चन को क्या कीजिए, रिविजन करते रहिए, साथ ही साथ आप अपने एक नोटबुक बनाइए, उसमें नोट करते चलिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स के समय आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप उस समय क्या होगा, नोट को जल्दी से आप रिवाइज कर पाइएगा। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, इसलिए आप बने रहिए वीडियो को। मैं लगातार वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।